ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा 5th लेक्चर है हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कोर्स का, जिसमें हमने पहले 4 लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज सारी चीजें कवर अप कर ली थी अच्छे से। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 वो सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। अब टाइम है कि हम यूनिट्स के ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, नीट 2019, सीबीएसई पीएमटी, एम्स हमारे पास में, फिर केरला सीईटी, जम्मू एंड कश्मीर सीईटी, बिटसैट, ये सारे एग्जाम्स में, जेईई मेन एडवांस में यूनिट्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ही कम आता है। डिमेंशंस के ऊपर फिर भी आ जाता है, तो हम जब डिमेंशंस करेंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम उसमें कर लेंगे। यूनिट्स लेवल पे जो है छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसके जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आपके एडवांस लेवल के या फिर मेंस लेवल के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम्स में जरूर आते हैं। और इसके आगे के जो डिमेंशंस के क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उस पे इसका बहुत बड़ा रोल होगा, तो इसीलिए हम इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वायर्ड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 6 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के कॉन्सेप्ट का नहीं है। ये 6 क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया कि आपके लिए वैरायटी लेने का ट्राई करूं मैं, लेकिन ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो मेरे को लेने ही थे। इसके अलावा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का जो क्वेश्चन होगा वो मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करना है। जितने लोग उसका सही आंसर करेंगे, ठीक है, उन सबको मेरे तरफ से हार्ट मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो हार्ट देते हैं ना, वो हार्ट मिलेगा जितने भी बच्चे उसको सॉल्व करके उसका सही आंसर देंगे। हाँ, उसको मैं कराऊंगा वापस से, जब हम एंड में वापस से क्वेश्चंस लेंगे ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस लेंगे यूनिट्स के, डायमेंशंस के सबके, तो मैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 के कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा। यहां पर हो नहीं पाया क्योंकि 6 ही क्वेश्चन मैं ले पाया हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे पहली बार 11th में ये चैप्टर कर रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है वो पता ही नहीं होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। इसीलिए कई बार क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कई बार हर जगह अलग अलग स्कूल्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में, ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा एरर मेजरमेंट, ये पूरा का टॉपिक जो है, इसको एंड में कराया जाता है। क्योंकि होता ये है कि इसमें जो टर्म्स आते हैं ना, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का टर्म आ गया, तो ये टर्म आपको पता ही नहीं होता। अब जब आपको पता ही नहीं होता तो आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप फिर यूनिट कैसे निकालोगे। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऐसी जितनी प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं सजेशन क्या दूंगा, एक पेपर लेना, है ना, एक पेपर लेना, या फिर अपने फोन में नोट्स आपके पास में होता है, लेके ऐसे जितने भी टर्म्स आपको मिलते हैं उन सबको लिखते जाना। ठीक है, और जब जब आपको मौका मिले उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते जाना कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा गूगल कर लिया, थोड़ा बुक में देख लिया। इससे क्या होगा, आप अपने सारे कंपटीटर्स से आगे हो जाओगे, क्योंकि बाकी सब थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे 12th में, आपको थोड़ा सा आइडिया अभी से हो जाएगा, है ना। जानने में हर्ज नहीं है। अब क्या है, टीचर्स क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला बता के आप सॉल्व कर लेते हो, आप लोग सोचते हो गया टॉपिक खत्म। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पर्पस सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर का पर्पस है कि आपको पूरी फिजिक्स की जो है फील दिला पाए, क्योंकि इसमें आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एरर के अंदर में, वो अलग अलग टॉपिक फिजिक्स के अंदर में जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको एक बार पहले और एक बार एंडिंग में जरूर करना चाहिए वापस से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो आप लोगों को ये पता है ना, R इक्वल टू रो एल बाई एरिया। कितने लोगों को पता है R इक्वल टू रो एल बाई एरिया? ये पता है R इक्वल टू एल बाई एरिया, 9-10 में आप लोग पढ़ के आए हो। अच्छा, रो होता है रेजिस्टिविटी, है ना, रो रेजिस्टिविटी होता है, और रो का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर रो कितना आ रहा है, रो आ रहा है RA अपॉन L, रो आ रहा है RA अपॉन L। तो इसका उल्टा होगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितना होगा, कंडक्टिविटी होगा L अपॉन RA, ये होगा, राइट। अब मेरी बात समझना, एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो मैं लेंथ और एरिया को मिला के लेंथ लिख देता हूं, समझो इसको मैं 1/RL लिख देता हूं, क्योंकि एरिया लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ, मतलब लेंथ का 2 बार डायमेंशन। तो यहां पर हम एक लेंथ को काट के हम इसको ऐसा लिख देते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू IR पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V बाई I, तो हम इसको लिख सकते हैं I अपॉन VL। ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी।
इसी तरीके से हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, सिमिलर। कैसे होता है? थर्मल कंडक्टिविटी में हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक करंट था तो यहाँ पे हीट करंट आ जाता है, हीट करंट आ जाता है। ये हमारे पास में क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। ये हमारा लेंथ था तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? लेंथ रहेगा, है ना। अब ये क्या है? हीट करंट। हीट करंट मतलब वॉट, है ना। हीट करंट मतलब वॉट, तो ये हो गया हमारे पास में वॉट। टी क्या है? टेम्परेचर। ये क्या है? केल्विन। लेंथ क्या है? मीटर। ये हो गया एम। तो डब्ल्यू के माइनस वन एम माइनस वन, डब्ल्यू के माइनस वन एंड एम माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू के माइनस वन एम माइनस वन। समझ गए आप? ये तो आपको याद मैंने करा दिया कि भाई इस तरीके से होता है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे कि यार क्या फॉर्मूला होता है, तो आप नहीं कर सकते सॉल्व। उस केस में आपको गूगल करना पड़ेगा, बुक्स में देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको फॉर्मूला जानना था, है ना। ये एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको फ्रेम करते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स दिखाना था तो मैंने ऐसे कंपैरिजन करके आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे हीट करंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जगह हीट करंट आ गया वॉट में, और V हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आता है। टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा ना हीट करंट में, समझ रहे हो। अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे लेंथ है तो यहाँ पर भी लेंथ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2019 का क्वेश्चन था नीट का। बात यही है, फॉर्मूला पता हो तो आप सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा इसको कर सकता है। क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास में जो फोर्स है, अब डैम्पिंग फोर्स हो, फलाना फोर्स हो, डिमका फोर्स हो, LLC, कोई भी फोर्स हो, ठीक है, हमारे पास में क्या है? फोर्स को प्रोपोर्शनल करना है, किससे? वेलोसिटी से। फोर्स को प्रोपोर्शनल करना है वेलोसिटी से। अब ये कुछ आएगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आएगा ना, केवी करके आएगा कुछ, है ना। तो यहाँ पर के की क्या आएगी? के की आएगी F/V, के का आएगा F/V के बराबर। अब फोर्स क्या है? फोर्स क्या होता है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी इज वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम, तो एक वेलोसिटी कट जाएगा, मास बाय टाइम kg पर सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास में kg पर सेकंड। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना सिंपल है ये टॉपिक बहुत सिंपल है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी आपको सब सॉल्व हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या आएगी आप लोगों को कि यार ये परमिटिविटी क्या होता है। यहाँ दिक्कत आएगी आप लोगों को कि परमिटिविटी क्या होता है वो नहीं पता। एक बार ये पता चल जाए परमिटिविटी होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो मक्खन आप इसको कर सकते हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आपने K/Q1 Q2/r² पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 12th में पढ़ोगे। क्या कहता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम फोर्स है, ये कूलम फोर्स है। अभी जो K होता है ना, K, ये K में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही होता है परमिटिविटी। तो हम क्या लिख सकते हैं? FR² अपॉन Q² इक्वल टू K, है ना। FR² अपॉन Q² इक्वल टू K, और K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? Q² अपॉन FR²। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है। 4 पाई क्या है? 4 पाई तो एक नंबर टाइप की चीज है। तो हमारे पास में क्या है? FR² अपॉन Q², ये है। इसको उल्टा कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q² अपॉन FR², Q² अपॉन FR², मतलब Q के जगह आएगा कूलम का स्क्वायर, है ना, और R के जगह आएगा मीटर का -2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, मीटर -2 एंड न्यूटन -1, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? C² हो जाएगा। M-2 कौन सा ऑप्शन है? N, ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। C² M-2 एंड N-1। अच्छा, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे आपको न्यूटन के टर्म्स में दिया हुआ, इसलिए मैंने भी न्यूटन के टर्म्स में किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में फिर आपको न्यूटन को भी ब्रेक करना पड़ता है। न्यूटन भी तो कुछ है ना, फोर्स है, मास और एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम है। तो आपको पूरा ब्रेक करके फंडामेंटल जो होता है ना, मास, लेंथ, टाइम, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ता है डायमेंशन के अंदर में। तो वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि कैसे क्या करना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारे ऑप्शंस न्यूटन में थे तो हमने न्यूटन को न्यूटन ही रहने दिया। अगर हमारे ऑप्शंस न्यूटन में नहीं रहते तो हम इस न्यूटन को आगे ब्रेक करते, फोर्स को लिखते मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर आगे और ब्रेक करके इसको देखते और फिर ऑप्शंस के साथ में मैच कराने का ट्राई करते। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा एम्स से आया था और वो भी हमारा AIPMT से आया था। तो ये मेडिकल लाइन के क्वेश्चंस थे, है ना। नीट और जेई दोनों टाइप के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। पूरा का पूरा सीरीज बेसिक से लेकर के बोर्ड लेवल बच्चों को भी हेल्प
हेल्प करेगा ये, और एडवांस लेवल तक हम लोग इसको लेके जाने का पूरा कोशिश करेंगे। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल्ड, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी। एनर्जी क्या होता है? अगेन बच्चों को नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, जिन बच्चों को पता है एनर्जी होता है वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो अब वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों ने बचपन के क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लास 9-10 में वर्क के चैप्टर में पढ़ते हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फोर्स और लेंथ, फोर्स और लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एनर्जी होगा। मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, क्योंकि एनर्जी वर्क डन होता है और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ अगर हमने फोर्स को डबल कर दिया, फोर्स को हमने डबल कर दिया और हमने इसको भी डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया, तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, है ना, यूनिट क्या होगी हमारे पास में? 4 गुना हो जाएगा, है ना। हमने फोर्स के यूनिट को भी डबल कर दिया और लेंथ के यूनिट को भी डबल कर दिया, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब जो N1 U1 N2 U2 के कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बोलता है लेट से, मतलब आपको बोल देगा कि यार मैग्नीट्यूड इतना है, हमने ये चेंजेस करे, फाइनल मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग ट्राई जरूर से करना मेरे को, और मैं आप लोगों को करके भी बता दूंगा, ठीक है, बाद में, मतलब कुछ एपिसोड्स के बाद में। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन सीजीएस सिस्टम इज 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसआई इन एसआई सिस्टम? तो इसको क्या करना है? एसआई में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, ग्राम 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको, है ना। नीचे में लिख दो आराम से ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻³ है ना। तो ये हो जाएगा 0. आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक वहां कोने तक। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां पे करता हूं, इस ग्राम को हम चेंज करेंगे अगर केजी में, तो हम क्या करेंगे? इंटू 10⁻³ करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.625 इंटू 10⁻³ kg, है ना, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज 10⁻³ 1/1000 kg। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है 10⁻²। तो यहां पर आ जाएगा नीचे में 10⁻², उसका होल क्यूब, है ना, क्यूब है ना, तो उसका होल क्यूब मतलब 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻6, मतलब नीचे 10⁻6 मतलब ऊपर नीचे 10⁻³ ठीक है ना, ये कट जाएगा, -3 -6 कट के नीचे -3 बचेगा, तो वो रिवर्स जाएगा ऊपर, तो 10⁻³ ऊपर आएगा। तो ये 0.625 इंटू 10⁻³ मतलब कि 625 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको ये चीज? क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ एम्पियर आर मतलब कि करंट इंटू टाइम, करंट एम्पियर हो गया करंट और टी हो गया टाइम, है ना। सोचो करंट क्या होता है? I = Q/T। करंट क्या होता है? चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T, है ना, पर यूनिट टाइम। तो Q क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा, Q = IT हो जाएगा, Q = IT हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। बिटसैट का क्वेश्चन है 2006 के अंदर का, बिटसैट का क्वेश्चन है 2006 के अंदर का। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? समझ में आया? यही हमारे पास में टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन हमने थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख करके उसको निकाला है। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में दे दिया था क्या करना है, हमने बस उसको अप्लाई कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में अगेन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट थी, फिर सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट था कि यार वर्क और एनर्जी सेम चीज है, तो एनर्जी हमारे पास में फोर्स इंटू लेंथ है, दोनों को डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट किया, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना था और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारे पास में इस तरीके से कन्वर्जन हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला था Q = IT, बिटसैट का क्वेश्चन था। हमने ये सारे के सारे वैरायटीज कवर कर लिए एक्सेप्ट N1 U1 = N2 U2, जिसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। और जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे इसी सीरीज के अंदर में, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी लेके आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि इसमें से कोई सी भी क्वेश्चन मिस हो,
इसीलिए वो वाला क्वेश्चन ऐड अप नहीं हो पाया, वरना यहाँ से मेरे को कोई एक क्वेश्चन हटाना पड़ता और फिर N1 U1 उसको ऐड करना पड़ता। ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आप लोग जरूर से सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आई, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।